मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा जब तक जान है, लड़ता रहूंगा। क्या कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी जैसी पार्टियां एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देने की योजना बना रही है? क्या कर्नाटक में सारे मुसलमानों और बंगाल में अधिकांश मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनको रिजर्वेशन देना पूरे भारत में मुस्लिमों को ब्लैंकेट रिजर्वेशन देने की एक पायलट परियोजना है? ऐसा करके क्या राजनीतिक पार्टियां भारत के दूसरे विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं? धर्म के आधार पर आरक्षण के बारे में संविधान क्या कहता है? सांप्रदायिक आरक्षण कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से देश के विभाजन की नींव रखने वाले कम्युनल इलेक्ट्रेट से जुड़ा है? इस वीडियो में हम इन सभी परेशान करने वाले प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। वनक्कम, नमस्कार। मेरा नाम संजय मद्रासी पांडे है और आप आई नेशनल का वीकली शो राष्ट्रम देख रहे हैं। ओबीसी कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण देने का विवादास्पद मुद्दा इस चुनावी मौसम में काफी चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस को ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण छीनने और उसे अपने वोट बैंक को गिफ्ट करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। फिर भी अगर किसी को कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ओबीसी कोटा काटने के इरादे के बारे में कोई संदेह बचा था तो राजद प्रमुख लालू यादव की मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर टिप्पणी और ममता बनर्जी का मुस्लिम रिजर्वेशन पर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश की नाफरमानी की घोषणा इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। ममता ने एचसी के आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा, कोर्ट में हर कोई बुरा नहीं है। मैं न्यायपालिका का सम्मान करती हूँ, लेकिन जिस न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल के ओबीसी आरक्षण से मुसलमानों को हटाने का आदेश पारित किया, मैं उनके आदेश को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं कभी भी आदेश को स्वीकार नहीं करूंगी। बंगाल में मुस्लिम ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। अब सुनिए लालू यादव ने मुस्लिम रिजर्वेशन पर क्या कहा। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। हो रहा चलिए। इन बयानों को सुनने के बाद आपको भी ये शायद पता चल गया होगा कि दिन रात भारत के संविधान की रक्षा की कस्में खाने वाला इंडिया अलायंस खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाने में लगा है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने भी कर्नाटक सरकार के मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन देने के कदम की आलोचना करते हुए इसे सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कमजोर करने वाला कहा है। एनसीबीसी ने अंडरलाइन किया है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज कैन नॉट बी ट्रीटेड एट पार विद एन एंटायर रिलीजन। ठीक इसी तर्ज पर बंगाल में भी मुस्लिम आरक्षण का खेला हो रहा था, जिसको पिछले साल एनसीबीसी ने एक्सपोज किया और इस विसंगति की जांच शुरू की। जांच के दौरान केंद्रीय ओबीसी आयोग के सामने एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आयोग को पता चला कि बंगाल में कुल 179 जातियां ओबीसी में हैं। 179 ओबीसी जातियों की पूरी सूची जब केंद्रीय ओबीसी आयोग ने देखा तो पता चला कि सूबे के कुल 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी से हैं, जबकि लिस्ट में हिंदू ओबीसी की संख्या महज 61 है। जब आयोग ने जानना चाहा कि मुस्लिम ओबीसी जातियों को तय करने का आधार क्या है तो पता चला कि बंगाल में कार्यरत सीआरआई जातिगत सर्वे करके राज्य के ओबीसी कमीशन को देता है और ओबीसी कमीशन ही सरकार को यह लिस्ट देती है। जब आयोग ने जानना चाहा कि राज्य में जाति तय करने का मानक के आधार क्या रखा गया है तो पता चला व्यक्ति के व्यवसाय को देखकर उसकी जाति तय कर दी गई है, न कि उसके पूर्वजों या कुल खानदान के आधार पर। मुस्लिम तुष्टीकरण की इस मैड रेस में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे कई और राज्य भी शामिल हो गए हैं। जहां केरल में मुसलमानों को 12% आरक्षण दिया जाता है, वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन मिल रहा है। जबकि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्हें 3.5% आरक्षण दे रखा है। आपको अचरज हो रहा होगा कि क्यों ये गैर भाजपा सरकारें मुसलमानों को कोटा देने पर आमादा हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन एक कम्युनल रिजर्वेशन है जो मनोवैज्ञानिक रूप से कम्युनल इलेक्ट्रेट से जुड़ा है, जिसके कारण देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा था।
चलिए आपको भारत की आजादी से पहले 1909 में लिए चलते हैं, जब अंग्रेजों ने हमारे समाज में सांप्रदायिक आरक्षण का बिस्बेल पहली बार बोया था। तब अंग्रेजों ने तर्क दिया था कि पूर्व में भारत पर शासन करने वाला अल्पसंख्यक समाज आधुनिक शिक्षा को स्वीकार नहीं करने के कारण उसके अधीनस्थ हिंदू प्रजा से बहुत पीछे रह गए हैं, अतः उन्हें जितनी आबादी उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अखंड भारत में मुसलमानों की जनसंख्या देश की कुल पॉपुलेशन की 25% थी, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें चुनावों के आरक्षित सीट देने और इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरियों में 25% कोटा देने का प्रावधान बनाया था। अब आप ही बताइए, क्या आपको अंग्रेजों के 100 साल पहले की तुष्टीकरण की नीति और वर्तमान में कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके, आरजेडी और टीएमसी जैसी तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के इरादों में कोई फर्क दिखता है? अंग्रेजों के कम्युनल रिजर्वेशन का उद्देश्य अविभाजित भारत में आबादी का 25% मुसलमानों का समर्थन हासिल करके ब्रिटिश शासन को कायम रखना था। कम्युनल रिजर्वेशन के कारण मुस्लिम वोटर्स वोट जिहाद की राह पर चल पड़े। इन कम्युनल इलेक्ट्रेट्स में धर्म के आधार पर वोटिंग हुई और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण 1947 में भारत का विभाजन हुआ। धर्म के आधार पर विभाजन का दंश झेलने के केवल 13 दिन बाद 28 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के लिए वोट करने वाले मुस्लिम लीग के सदस्य जो भारत में रह गए थे, उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम सदस्यों के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए फिर से रिजर्व निर्वाचन क्षेत्रों की मांग शुरू कर दी। भारत के पहले और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के बाद भी धर्म आधारित आरक्षण की मांग करने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई थी। कांग्रेस नेता सैयद नजीरुद्दीन ने सांकेतिक रूप से धमकी देते हुए कहा, हिंदू बड़े भाई हैं और मुसलमान छोटे भाई हैं। अगर बड़ा भाई छोटे भाई बहनों की मांगों को पूरा करता है तो उन्हें बदले में निश्चित रूप से उनका प्यार मिलेगा, अन्यथा आप हमारे प्यार से वंचित हो जाएंगे। इस बेल थ्रेट पर प्रतिक्रिया देते हुए सरदार पटेल ने कहा, आपके शब्द शुगर कोटेड हैं, लेकिन इसमें जहर का एक अंश भी मिश्रित है। मैं छोटे भाइयों के प्यार से रहित होने के लिए तैयार हूं। हमने आपके प्यार को पहले भी देखा है। अब आपको अपना रवैया बदलना चाहिए, अन्यथा बड़े भाई को आपकी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी जान दे देनी पड़ सकती है। पटेल ने आगे कहा, सिर्फ खोखले आश्वासन काम नहीं करेंगे, आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के रूप में जो चाहते थे वह आपको पहले ही मिल चुका है। पाकिस्तान के लोग नहीं बल्कि आप पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार थे। आपने पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब आपकी मंशा क्या है हम इसे भली भांति जानते हैं। हम इस देश का एक और विभाजन नहीं चाहते हैं। जो पाकिस्तान चाहते थे उन्हें मिल गया, और आप में से जो अभी भी पाकिस्तान के लिए तरस रहे हैं वे वहां जा सकते हैं और शांति से रह सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान चले जाओ या गो टू पाकिस्तान का नारा भाजपा या आरएसएस ने नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। आजाद भारत में मुस्लिम रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य कर्नाटक है और इस प्रोसेस को शुरू करने वाली पार्टी कांग्रेस। लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी के बाद 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दबाव में आकर एक बार फिर से भारत में मुसलमानों के लिए रिजर्व विधानसभा और लोकसभा सीटों के प्रावधान को मान लिया था। नेहरू के कैबिनेट में मंत्री रहे एनवी गाडगिल ने अपनी आत्मकथा गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में इस घटना का वर्णन किया है। लियाकत अली मार्च 1950 में दिल्ली आए, नेहरू के साथ चर्चा की और एक सुबह 10 बजे नेहरू ने कैबिनेट के सामने उनके साथ अपने समझौते का मसौदा रखा। समझौते के अंतिम 2 पैराग्राफ में भारत के घटक राज्यों में सभी सेवाओं और प्रतिनिधि निकायों में मुसलमानों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार किया। केंद्र सरकार के लिए भी इसी तरह के प्रावधान सुझाए गए थे। हम में से प्रत्येक को मसौदे की एक प्रति मिली, लेकिन किसी में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा, ये 2 पैराग्राफ कांग्रेस के फिलॉसफी के विरुद्ध हैं। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप देश को विभाजन की कीमत चुकानी पड़ी। आप इसे फिर से वही जहर पीने के लिए कह रहे हैं। मंत्रिमंडल में विस्तृत चर्चा के बाद अगले दिन आरक्षण के पूरे प्रावधान को हटा दिया गया। अंततः फाइनल ड्राफ्ट में विधानसभाओं, सिविल सेवा और शिक्षा में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अस्थायी रूप से आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। हालांकि ओबीसी को लाभ देने का वादा अभी भी अस्पष्ट था। यह राष्ट्रीय स्तर पर तब लागू हुआ जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह की जनता पार्टी सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया।
मुस्लिम आरक्षण का जिन्न जो आधी सदी से धर्मनिरपेक्षता की बोतल में बंद था, उसे 1994 में 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के दौरान सिविल सेवाओं और शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण की मांग के रूप में आजाद कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक मुसलमानों ने उन्हें डंप कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी नवोदित क्षेत्रीय धर्मनिरपेक्ष दलों का दामन थाम लिया था। बाबरी के विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद हुए 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 4 नंबर की पार्टी बन के रह गई थी। 1989 के बाद से केंद्र और राज्य के चुनावों में विवादित बाबरी ढांचा का ताला खोलने और 1992 में इसे ध्वस्त करने के बाद से निरंतर हार झेल रही कांग्रेस येन केन प्रकारेण अपने वोट बैंक को वापस जीतने को बेताब थी। कांग्रेस के डेस्परेशन का आलम यह था कि वे देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार सांप्रदायिक आरक्षण के जिन्न को आजाद करने से भी नहीं हिचके। कांग्रेस नेतृत्व के मौन समर्थन से जनता दल के सांसद सैयद शहाबुद्दीन, एएमयू के पूर्व वीसी सैयद हामिद, मुस्लिम लीग के नेता सैयद इब्राहिम सुलेमान सेठ और एआईएमआईएम के उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद शफी ने मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन की स्थापना की। इसके बाद 9 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में मुस्लिम आरक्षण पर एक सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस का दलित चेहरा और तत्कालीन कल्याण मंत्री सीताराम केसरी ने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम आरक्षण की मांग का पब्लिकली समर्थन किया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा और आरएसएस ने तर्क दिया कि अगर मुसलमान या ईसाई आरक्षण चाहते हैं तो उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान में निहित नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए अधिक से अधिक अधिकारों और आरक्षण की मांग कर वर्तमान भारत के मुसलमान विभाजन से पहले अनडिवाइडेड भारत के अपने मुसलमान भाइयों के नक्शे के दम पर चलते दिख रहे हैं। आइए भारत के विभाजन के स्क्रिप्ट को एक बार फिर से एनालिसिस करते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग के गठन के 3 साल बाद 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम के तहत आरक्षण के तत्वों को पेश करना महज संयोग नहीं हो सकता है। 1909 का आरक्षण स्वाभाविक रूप से राजनीतिक आरक्षण था, जो वर्तमान आर्थिक आरक्षण के विपरीत था। इसके बाद 1932 में गोलमेज सम्मेलन में धार्मिक आरक्षण को बढ़ावा मिला, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद कम्युनल अवार्ड का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन लोगों को अलग अलग मतदाता प्रतिनिधित्व देने की परिकल्पना की गई। इससे पहले भारतीयों की चुनावी प्रक्रिया में सीमित भागीदारी थी। केवल जमींदार और हाई टैक्स पेइंग सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार था, जिसके कारण चुनाव एक एलिटिस्ट अफेयर बन गया था। चुनावी प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी सीमित थी, जो कि लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने योग्य मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की। महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार मिला। इसके बावजूद भी केवल 20% वयस्क आबादी को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की। मुस्लिम लीग असम, बंगाल, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस और मद्रास के प्रांतों में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही, लेकिन यह किसी भी प्रांत में बहुमत हासिल करने में विफल रही। बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रांतों ने सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम लीग के सदस्यों को चुना। सबसे चौंकाने वाले परिणाम पंजाब से आए, जहां लीग को केवल 1 सीट जीतने में सफलता मिली। 1937 के हार के बाद अपने पॉलिटिकल रेलेवेंस को जिंदा रखने के लिए मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राष्ट्र का राग अलापना शुरू किया। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि 1937 में लगभग विफल रही मुस्लिम लीग 1946 आते आते कैसे पार्टीशन का मेन प्रोटैगनिस्ट बन गया। 1945-46 के प्रांतीय चुनावों से पहले मुस्लिम लीग ने एक मेंबरशिप ओवरड्राइव शुरू किया और अपनी एलिटिस्ट संस्था को भारतीय मुसलमानों के बीच एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया। हाल में ही कांग्रेस छोड़कर लीग में शामिल होने वाले जिन्ना ने अपने भाषणों में मोहम्मद इकबाल की मुस्लिम एकता और एक अलग इस्लामी राज्य की अवधारणा पर जोर दिया। मुस्लिम लीग का 1946 का चुनाव अभियान अत्यंत सांप्रदायिक था, जहां लीग के लिए मतदान को एक अनिवार्य इस्लामिक ड्यूटी करार दिया गया था। लीग का चुनावी मुद्दा क्लियर था, भारत को काटकर एक अलग इस्लामिक राज्य की स्थापना, और इस काम में मुस्लिम लीग को मुस्लिम कम्युनिस्टों सहित मुस्लिम समुदाय के नेताओं का भी भरपूर साथ मिला। 1946 के वाराणसी सुन्नी सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने अचानक से पोर्क खाने और शराब पीने वाले भूरे अंग्रेज जिन्ना को वलीउल्लाह यानी ईश्वर का संरक्षक घोषित कर दिया।
फतवे जारी किए गए कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मतदान करने वाले मुसलमानों को काफिर घोषित कर दिया जाएगा। फतवों में साफ लिखा गया कि पार्टीशन का समर्थन नहीं करने वालों के लिए कोई नमाज जनाजा नहीं होगा और उन्हें कब्रिस्तानों में दफनाने की भी अनुमति नहीं होगी। राजनीति और इस्लामिक कट्टरपंथ के इस जहरीले कॉम्बिनेशन ने 1946 के चुनावों की पटकथा तैयार कर दी थी। मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम समाज के नामचीन लोग, मदरसा के छात्र और मस्जिदों के मुल्ले मुसलमानों को वोट जिहाद करने के लिए ब्रेन वॉश करने लगे। इस एक्सट्रीम कम्युनल कैंपेनिंग का परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग चुनावों में कुल मुस्लिम सीटों का 87% जीतने में सफल हुआ। मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा सफलता बंगाल में मिली, जहां उसने 119 में से 113 सीटें जीती। बॉम्बे और मद्रास प्रांतों में लीग ने 100% जीत हासिल की। यूपी और बिहार में लीग ने क्रमशः 82 और 85% मुस्लिम सीटें जीती। अलग पाकिस्तान के आइडिया को भारत के मुस्लिम मतदाताओं ने तहे दिल से समर्थन किया था। 1945-46 के चुनावों में मुस्लिम लीग भले ही कांग्रेस से हार गई हो, लेकिन उनको एक अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान के लिए स्पष्ट जनादेश मिल गया था। ठीक उसी तरह आज के भारतीय मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित आरक्षण की मांग को कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब यह हासिल हो जाएगा तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। वास्तव में सांप्रदायिक आरक्षण के बिना भी मुस्लिम समाज अपनी संख्या की ताकत से कुछ सीटों पर ताला लगाने में सक्षम है। देश भर में 101 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता किसी की हार या जीत निर्धारित करने की स्थिति में आ गए हैं। बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसपैठियों की आमद और पूरे भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के कारण हुए नाटकीय डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण भारत के 8 राज्यों के लगभग 200 जिले में हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं। इन परिस्थितियों में अगर मुसलमान अपनी आबादी के अनुपात में राजनीतिक आरक्षण की मांग करना शुरू कर देते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। येन केन प्रकारेण सत्ता में वापस लौटने के लिए बेताब स्वतंत्र भारत की मुस्लिम लीग यानी कांग्रेस और इंडी अलायंस ने सेक्युलरिज्म की बोतल में दशकों से कैद मुस्लिम आरक्षण के जिन्न को फिर से आजाद कर दिया है। इसी मुस्लिम रिजर्वेशन के जिन्न ने 1947 में भारत के पार्टीशन की नींव रखी थी। अगर समय रहते इसे बोतल में वापस बंद नहीं किया गया तो देश एक बार फिर से विभाजित हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इसी तरह की इंसाइटफुल और वेल रिसर्च स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।